हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है टेक सेंट्रल में। दोस्तों फाइनली जो है मैंने आईफोन 11 को परचेज़ किया है और मैं ऑल टाइम एंड्रॉयड यूज़र रहा हूँ। जब से मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तब से मैंने खाली एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ किया है। मैंने कभी iOS वाले फ़ोन को यूज़ नहीं किया, यानी कि मैंने कभी एप्पल के फ़ोन को यूज़ नहीं किया है। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर एक एंड्रॉयड यूज़र जिसने कभी आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं किया है, अगर वो एंड्रॉयड से iOS में आता है तो उसको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे उसको कौन सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये एंड्रॉयड टू iOS जर्नी का, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। दोस्तों मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो टेक सेंट्रल। चलिए दोस्तों बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जब भी एंड्रॉयड से iOS में शिफ्ट किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरे को व्हाट्सएप को लेकर। दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप में जो भी डेटा है आपका, उसको अगर आपको iOS में लेके जाना है, किसी आईफोन में लेके जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सबसे पहले एक पीसी चाहिए, उसमें एक पेड एप्लीकेशन चाहिए जिससे आप अपने व्हाट्सएप के बैकअप डेटा को iOS में ले जा सके। कोई भी सिंपल ट्रांसफ़र तरीका नहीं है जैसे कि आप गूगल ड्राइव से ले जाते थे एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड में, तो वो सब यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। मैंने सब ट्रिक लगा के देख ली है। तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो यही आता है कि आपको एक पेड एप्लीकेशन ही लेना पड़ेगा। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो व्हाट्सएप का यूज़र इंटरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एंड्रॉयड का जो आप यूज़ करते होगे, अगर आप iOS में आओगे तो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। वहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस को आपको फिर से ढूंढना पड़ेगा, फिर से उससे कंपेटेबल होना पड़ेगा। वैसे तो iOS में आने के लिए फर्स्ट टाइम आपको ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि व्हाट्सएप का डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जब आप एंड्रॉयड से iOS में आते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों दूसरा मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी ऐप की सेटिंग्स आपको ऐप के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आपको कैमरास में कुछ सेटिंग करनी है तो आपको नॉर्मल सेटिंग तो मिलेगी, लेकिन कुछ एडवांस सेटिंग करनी है तो आपको सेटिंग ऑप्शन में जाके करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्राउज़र चेंज करना है, गूगल से कोई और ब्राउज़र को यूज़ करना है, तो उसके लिए भी आपको सेटिंग्स में जाके सफारी ऑप्शन में जाके फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। और जैसे आपको कॉन्टैक्ट्स में कोई चेंज करना है कि आपको कॉन्टैक्ट्स कहाँ सेव करने हैं, गूगल में करना है कि iCloud में करना है, तो ये सभी के लिए आपको सेटिंग्स ऑप्शन में स्पेशली जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कॉन्टैक्ट्स में जाके उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आप एंड्रॉयड में क्या करते थे, नंबर टाइप करते थे, कॉन्टैक्ट ऐड टू कॉन्टैक्ट करते थे, नीचे ऑप्शन आ जाता था कि फ़ोन में सेव करना है, सिम में सेव करना है कि गूगल ड्राइव में सेव करना है, तो आप उसके हिसाब से जो है सेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग्स में जाके उसको प्रीफरेंस को सेट करना पड़ेगा कि क्या आप जीमेल वाला, गूगल वाला कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हो या iCloud में सेव करना चाहते हो। तो एक बार अगर आप वहाँ पे जाके प्रेफरेंस सेट करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी सेटिंग्स है वो आपको ऐप के अंदर नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी सेटिंग्स मेनू के अंदर। तो ये बात, दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी बात मेरे माइंड में आती है वो ये आती है डाउनलोडिंग को लेके। अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, चाहे टेलीग्राम के वीडियोस हो, व्हाट्सएप के वीडियोस हो, या कुछ भी चीज़ अगर आप डाउनलोड करते हो सफारी से या कहीं से भी, तो वो जो है ऊपर में स्टेटस नहीं दिखाएगा कि कितना डाउनलोड हुआ है। नोटिफिकेशन में आपको स्टेटस नहीं दिखाएगा जैसे एंड्रॉयड में दिखाता है। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि हर डाउनलोड्स का ऊपर में दिखाए कि कितना % डाउनलोड हुआ है। तो क्या है, अपने को पता चले कि अपने नेट की स्पीड कितनी चल रही है। और ऐसे में क्या होता है कि आपको ऐप को ओपन करके रखना पड़ता है जब भी आप कुछ वीडियो डाउनलोड करोगे या कुछ भी चीज़ डाउनलोड करोगे तो। और मैंने एक प्रॉब्लम और फेस किया कि जब टेलीग्राम में मैं कोई भी चीज़ डाउनलोड करता था तो वहाँ पे ऑटोमेटिक अगर मैं उस ऐप से बाहर निकलता था तो वो डाउनलोडिंग स्टॉप हो जाती थी और वो रीस्टार्ट होती थी, शुरू से होती थी। तो ये बात जो है ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो चौथी बात मेरे माइंड में आती है वो ये आती है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सेंड करनी है, जैसे आपको फोटो सेंड करना है या फिर अगर आपको कोई साउंड रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, तो आपको जब तक वो सेंड नहीं होता तब तक आपको ऑन स्क्रीन रहना पड़ेगा। आप बैकग्राउंड में उसको सेंड नहीं कर सकते हो। तो ये बात मेरे को ऐसा लगा टाइम कंज्यूमिंग जो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि टेलीग्राम टेलीग्राम में आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करोगे, अगर वो MKV वाला होगा तो वो प्ले नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करने के बाद जो भी वो फाइल्स रहेगी उसको उसके फोल्डर के अंदर डाल के उसके बाद VLC का ऐप ओपन करके उसको आप प्ले कर सकते हो। डेफिनेटली जो वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। लेकिन ये सभी
मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी जो आपको एंड्रॉयड में नहीं करनी पड़ती। एंड्रॉयड में अगर आप MX प्ले डाउनलोड कर लेते हो या फिर कुछ डाउनलोड नहीं भी करते हो तो भी वो टेलीग्राम से ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। तो ये बात भी जो है ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ई सिम जो है, इसमें सेकंड सिम ई सिम लगता है। 2 सिम भले लगा सकते हो लेकिन ई सिम वाला थोड़ा सा इशू हो जाता है। क्या होता है कि जगह अगर आपने ई सिम करा लिया और फिर वापस आपको नॉर्मल फ़ोन में जाना है तो दिक्कत, यानी कि अगर एक बार आप ई सिम करा लिए तो आपको ई सिम ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल सिम कराने जाना है तो फिर आपको सेंटर में जाके उसको अलग से नॉर्मल सिम में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ई सिम आसान तो है कहने के लिए कि 2 सिम है, ई सिम है, लेकिन ये बात कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर आपने वाईफाई ऑन कर दिया है या फिर अगर आपने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है तो वो जब ऑफ नहीं होगा, वो खाली डिस्कवरेबल ऑफ होगा। अगर आपको ऑफ करना है तो आपको सेटिंग्स में जाके वाईफाई को या ब्लूटूथ को ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप उसको सेटिंग्स में जाके ऑफ नहीं करते हो तो ऑन ही रहेगा वो। तो ये बात भी जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत जो है इसमें भी लगेगी। हालांकि मैं ज़्यादा वाईफाई यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी ये दिक्कत आती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है तो अगर आपको पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करना है तो इसके लिए पहले आपको ऑन होना चाहिए आपका नेटवर्क, यानी कि आपका डेटा ऑन होना चाहिए। अगर आपका डेटा ऑन नहीं है तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। मेरे को पता नहीं था, एंड्रॉयड में आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, आप हॉटस्पॉट बिना नेट के भी चालू कर सकते हो। तो मैंने इसमें सोचा कि मैंने सोचा ये ऑप्शन डिसेबल क्यों आ रहा है। फिर मैंने जब नेट को ऑन किया तो ऑटोमेटिकली जो है ऑप्शन इनेबल हो गया। तो ये बात भी जो है मेरे को एंड्रॉयड से iOS में आते साथ ध्यान में लगी। ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है, तो ये मैं फर्स्ट इंप्रेशन आपको दे रहा हूँ। और हाँ, एक बात तो आपको भी पता है कि जो सीरी है वो डंप है एज़ कम्पेयर टू गूगल। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं कुछ अच्छी बातें इसके रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि मेरे इंप्रेशन में सबसे अच्छी बात क्या रही। सबसे पहली बात, इसके एनिमेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में अगर मैं अपडेट करता हूँ तो सेटिंग्स का जो लोगो है वो गोल गोल रोटेट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और अगर आप होम स्क्रीन में देखोगे तो वहाँ पे एक क्लॉक का लोगो है, तो जो क्लॉक का लोगो है वो ओरिजिनल लोगो है, वो कोई फोटो नहीं है। तो उसके अंदर जो टाइम दिखाता है वो एकदम अच्छा दिखाता है, मतलब सटीक टाइम दिखाता है। और साथ ही साथ और वहाँ पे सेकेंड्स का भी जो है वो भी दिया हुआ है। तो ये जो है ये क्लॉक का जो यूज़र इंटरफेस बनाया गया है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है iOS में। तो इसके अलावा यहाँ पे जो स्मूथनेस है इसके यूज़र इंटरफेस की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको कोई ऐप को स्विच करना है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ एक बार अगर आपने सेट कर दी अच्छे से तो आपको वापस ढूंढने में उस चीज़ को टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और काफ़ी ज़्यादा फास्ट करता है इसका यूज़र इंटरफेस और काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी भी मेंटेन करता है। तो ये जो है ये बात मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑटो वेकअप इसका जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन से। तो जो ऑटो वेकअप होता है वो इतना अच्छा है कि जैसे अगर आप फ़ोन को उठाओगे तो वो ऑटो वेकअप भी हो जाएगा, साथ साथ में फेस आईडी भी काम करेगा और ऑटोमेटिकली आपको खाली स्वाइप करना है उसको ओपन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों इसकी सबसे अच्छी चीज़ आईफोन्स की है वो है हैप्टिक्स और साउंड। इसके साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्यूअल टोन स्पीकर्स है, इतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी जो हैप्टिक्स है, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मोटर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। अगर आप कोई भी फोटो को लाइक करते हो तो छोटा सा वाइब्रेशन फील होता है आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्यारा लगता है। और टाइपिंग के समय में भी जो इसके साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो लॉक के समय साउंड प्रोड्यूस होता है या फिर जो कैमरा जब अपन शटर को क्लिक करते हैं तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो सभी चीज़ें जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये बात तो डेफिनेटली मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा कि आईफोन में आने के बाद ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसका कीबोर्ड भी जो है वो भी एकदम टॉप क्लास है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स जो iOS के हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में कार्टूनिस्टिक्स टाइप के वॉलपेपर्स दिए रहते हैं, आइकन्स दिए रहते हैं। तो यहाँ पे आईफोन में आने के बाद, iOS में आने के बाद आपको सभी चीज़ें जो है एकदम स्टैंडर्डाइज मिलती है। वॉलपेपर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और जो आइकन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं देखने में एज़ कम्पेयर टू कोई और अदर यूज़र इंटरफेस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा मोड भी दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी ऐप में अगर आपको लोकेशन मांगता है तो लोकेशन आप अलाउ वंस कर सकते हो, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप कर सकते हो, या फिर डोंट अलाउ कर सकते हो, या फिर ऑलवेज अलाउ कर सकते हो। तो ये जो बात है ये बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को कि यहाँ पे आप एक बार इसको अलाउ कर दो। अगर आपको कोई फ़ोटो चाहिए, कोई फ़ोटो आपको गैलरी का एक्सेस मांगता है कोई एप्लीकेशन, तो वहाँ पे भी आप अलाउ वंस कर सकते हो। तो ये बात भी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो कैमरा है वो तो
आप सभी को पता है कि इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मैं अभी भी ये वाला वीडियो भी जो है आईफोन 11 से शूट कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वीडियो के लिए मैंने स्पेशली इस फ़ोन को कंसिडर किया था, और जो इसका परफॉर्मेंस है वो एंड्रॉयड फ़ोन से तो लाख गुना ज़्यादा अच्छा है वीडियो क्वालिटी में, एज वेल एज फ़ोटोज़ में भी। फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा अच्छी खींचता है, लेकिन अगर आपको एकदम डायनामिक वाली फ़ोटो चाहिए तो उसमें थोड़ी सी एडिटिंग लगेगी, क्योंकि ये नेचुरल फ़ोटो खींचता है। और जो सैमसंग के और जो दूसरे फ़ोन्स हैं वो उसमें इफ़ेक्ट्स जो है एडजस्ट करने के बाद जो है फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे ऐप स्विचिंग है, जो आपको ऐप स्विचिंग इतनी ज़्यादा फास्ट होती है, और यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया जाता है, अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो मान लीजिए, और कोई आपको नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप का, अगर आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके नोटिफिकेशन पे व्हाट्सएप पे चले जाते हो, तो वहाँ से आपको वापस आने के लिए स्लाइड नहीं करना है। ऊपर में एक छोटा सा जो है लिखा होगा यूट्यूब करके, एरो बना होगा, अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो वापस जो है चले जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन हो तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वापस उस एप्लीकेशन पे चले जाता है। तो ये जो फीचर है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो दोस्तों ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस जो iOS के साथ मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम अभी बहुत सारे आईफोन से रिलेटेड और वन प्लस से रिलेटेड जो है अपडेट्स के वीडियो और दूसरे वीडियोस भी लेके आते रहते हैं। बाकी सभी टेक जो है उसके भी वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।